नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में चर्चा करने वाले हैं एक खास न्यूज की, और जो ये न्यूज है ये संबंधित है रोहिंग्या से, क्योंकि पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी यूएनएचसीआर ने भारत की सराहना की है और साथ ही भारत का धन्यवाद प्रस्तुत किया है कि भारत ने 142 रोहिंग्याज की संरक्षा की है, उनकी सुरक्षा की है और उनकी जान बचाई है। तो यही आज हमारे चर्चा का जो विषय है वो है, और इसके जो वो पहलू जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर न्यूज क्या है। तो ये न्यूज अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उसी में से द हिंदू जो समाचार पत्र है उसकी हेडलाइंस को हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। हेडलाइंस क्या है? यूएनएचसीआर थैंक्स इंडिया फॉर टेकिंग केयर ऑफ 142 रोहिंग्याज इंटरसेप्टेड इन अंडमान। तो देखिए यही न्यूज़ है, क्योंकि ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में वहाँ जो शहीद द्वीप है उसके आसपास इन रोहिंग्याज को क्या किया गया था, रोक लिया गया था। तो इसी के संदर्भ में हम इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आखिर ये बेसिक न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ऐसे है कि आज से 14-15 दिन पहले एक नाव जो कि बांग्लादेश से निकली थी और ये कहाँ जा रही थी, तो ये इंडोनेशिया जा रही थी, और इसमें लगभग 142 लोग सवार थे, जिसमें क्या था कि अधिकांश महिलाएं थी और नाबालिग थे। तो क्या है कि इसमें लगभग 47 महिलाएं थी और 59 माइनर्स थे, यानी नाबालिग थे। और क्या हुआ कि जब ये नाव भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्या है कि नेल आइलैंड, जिसको अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में पहुंची, तो वहां के जो पोर्ट ब्लेयर जो पुलिस नियंत्रण कक्ष है उसको वहां के स्थानीय खुफिया एजेंसियों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर क्या है कि इलीगल आवाजाही की जा रही है। और उसके बाद यहाँ के स्थानीय पुलिस, कोस्ट गार्ड और जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनके अधिकारी एक्टिव हुए और वहां पर जाकर इस नाव को क्या किया गया, रोक लिया गया। तो इसी से संबंधित ये पूरा न्यूज है और इसके बारे में हम बात करेंगे, और बात करें कि ये हमारे यूपीएससी पाठ्यक्रम के किस खंड से जुड़ता है। तो ये पेपर 2 और पेपर 1 दोनों से जुड़ता है, क्योंकि अगर पेपर 1 की बात करें तो इस पूरे न्यूज में बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और दूसरी बात करें तो इसमें सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे मुद्दों की भी बात की गई है। तो ये पेपर 2 से भी अंतर संबंधित है। और अगर बात करें पेपर 4 की, तो अगर मोरल वैल्यू की बात करें तो उसकी भी बात इस टॉपिक में, इस न्यूज में की गई है। तो उस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए अब देख लेते हैं कि ये जो न्यूज थी वो मूल रूप से इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिसको हमें जानना चाहिए। तो जैसे अगर बात करें तो जो यूएन की एजेंसी है यूएनएचसीआर, इसने 142 जो रोहिंग्याज थे, जो शरणार्थी थे, उनकी देखभाल, जान बचाने के लिए क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रोके गए जो वहाँ अधिकारी थे, वहाँ जो भारत से जुड़े हुए लोग थे, उनकी प्रशंसा की है, उनकी सराहना की है। लेकिन इसमें आपको क्या देखना है? पहला देखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र है, क्योंकि अब ये न्यूज़ से जुड़ा हुआ ये क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक अवस्थिति है, जो कि इससे जुड़े हुए पॉइंट्स आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब वो कौन से पॉइंट हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए ये पूरा ही लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले क्या आपको देखना है कि अंडमान जो क्षेत्र है इसमें क्या है कि अंडमान और निकोबार दोनों जो द्वीप समूह हैं, इनके प्रमुख द्वीपों को आपको जानना है, इनके उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है इसको जानना है, और साथ ही यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चैनल्स हैं उनको देखना है। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहले क्या है कि आपको नॉर्थ अंडमान दिखेगा, फिर आपको क्या दिखेगा, मिडिल अंडमान दिखेगा, फिर लिटिल अंडमान दिखेगा, और इसके नीचे आएंगे तो निकोबार द्वीप समूह का पहला जो द्वीप है वो कार निकोबार जो द्वीप समूह है वो दिखेगा। और इसमें क्या आपको देखना है, जैसे कोको चैनल है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो डंकन पैसेज है, तीसरा आप देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल है। और इसी में क्या है कि एक पॉइंट आएगा, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया है शहीद द्वीप का,
एक नाम आया है जिसका नाम है शहीद द्वीप, और ये जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही अवस्थित है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये जो द्वीप है इसका पहले क्या नाम था, इसका नाम था नेल आइलैंड। आप लोकेशन में देखेंगे तो ये नेल आइलैंड है, जो कहाँ आपको दिखेगा कि हैवलॉक जो आइलैंड है इसके ठीक नीचे दिखेगा, और यहीं पर एक चैनल आपको दिखेगा जिसका नाम है फुसिलियर चैनल। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसका नाम है फुसिलियर चैनल। और ये जो चैनल है ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको नेल आइलैंड, जो वर्तमान में शहीद द्वीप के नाम से जाना जा रहा है, और दूसरा जो हैवलॉक आइलैंड है इसके बीच में ही क्या है, आपको ये फुसिलियर चैनल मिलेगा। तो आपको ये जो भौगोलिक लोकेशन है, जो चैनल्स हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखना है। अब इससे जुड़े हुए कुछ और जो लोकेशन आपको जानने होंगे उनकी अगर बात करें तो देखिए, ये जो पूरा मुद्दा जुड़ता है ये क्या है, ये आपके म्यांमार जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था उससे जुड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि बर्मा का एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम है रखाइन स्टेट। ठीक है, ये नाम है रखाइन स्टेट, जिसको पहले अराकान के नाम से जाना जाता था। तो ये भी जो लोकेशन है ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा लोकेशन यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक नाफ रिवर मिलेगी, नाफ नदी। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नदी है ये अंतर्देशीय नदी है। यहाँ क्या है कि ये स्टार्ट होती है यहाँ म्यांमार से और फिर दूसरे देश में भी प्रवेश करती है। ये आपको ढूंढना है कि ये किस देश में प्रवेश करती है। तो यहाँ दो लोकेशन आपको जानना है, पहला जो ये रखाइन स्टेट है और दूसरा जो नाफ रिवर है। इसी के साथ आपको देखना है कि भारत के वे कौन से राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 ऐसे स्टेट हैं, 4 स्टेट भारत के हैं, जो कि क्या है कि पूर्वोत्तर भारत से है। पहला क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आप देखेंगे तो नागालैंड, और तीसरा अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर मणिपुर, और चौथा दिखेगा मिजोरम। तो भारत के ऐसे जो 4 राज्य हैं ये भी लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका भी संबंध इसी न्यूज़ से है। तो देखिए, ये सारे लोकेशन आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये रोहिंग्याज हैं कौन, क्योंकि आप देखते होंगे कि सामान्य तौर पे अक्सर इनसे जुड़े हुई न्यूज़ भारत में सुनी जाती है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न मंचों पर भी ये मुद्दा आपको सुनने में मिलता होगा। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। तो इसलिए हमें इससे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं कि आखिर ये रोहिंग्याज हैं कौन, ये हमें जानना होगा। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनकी शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से, और उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो 1826 में जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि बर्मा के रखाइन जो प्रोविंस है, ये जो बर्मा का रखाइन प्रोविंस है, यहाँ पर 1826 में जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों से बर्मा के बीच में जब वार हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1826 में इस वार के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ अधिकार होने के बाद, यानी इस युद्ध के जीत के बाद, बंगाल से, जो तत्कालीन बंगाल था जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो उस बांग्लादेश से क्या है कि इस रखाइन स्टेट में बहुत सारे मुस्लिम मजदूरों को यहाँ पर लाने लगे। तो बांग्लादेश से यहाँ बहुत सारे क्या हुए, मजदूर अंग्रेजों के द्वारा लाए गए, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। और यहाँ पर जो यहाँ से लाए गए जो मजदूर थे उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, और इस तरह से क्या है कि यहाँ जो ये मजदूर रहते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रोहिंग्या बोलते हैं। और मूल रूप से क्या है कि इनका जो समुदाय है ये मुस्लिम बहुल है। और इस आधार पर देखें तो यहाँ मुख्य रूप से 2 समुदाय हैं इस रखाइन स्टेट में। पहला जो बर्मा के बौद्ध धर्म यानी बहुसंख्यक हैं, और दूसरा जो यहाँ पर मुसलमान जो रोहिंग्याज हैं जो कि यहाँ पर अल्पसंख्यक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण
यहाँ बदलाव देखने को मिला वो दिखा 1948 में, जब बर्मा अंग्रेजों के शासन से क्या हुआ, मुक्त हुआ, यानी कि बर्मा आजाद हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो बहुसंख्यक बौद्ध आबादी थी उनके बीच और यहाँ के मुस्लिम जो अल्पसंख्यक थे, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इसी के बाद क्या है कि लगातार यहाँ पर हिंसा, झड़पें या इस तरह के बड़े जो कह सकते हैं घटनाएं हैं वो आम हो गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1982 में जब यहाँ की सरकार यानी जो म्यांमार की सरकार थी उसने क्या है कि एक राष्ट्रीय कानून लागू किया। और इस कानून में क्या है कि यहाँ के जो रोहिंग्याज थे यानी जो रोहिंग्याज मुसलमान थे, इनको यहाँ की नागरिकता प्रदान नहीं की। यानी कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पे जो रोहिंग्या जाति समूह थे इनको क्या किया कि यहाँ की जो क्षेत्रीय कह सकते हैं जो नागरिकता थी उससे मुक्त कर दिया। और इस आधार पर क्या हुआ कि बर्मा का नागरिक इनको नहीं माना गया। और यहीं से क्या हुआ कि ये समस्या प्रारंभ हुई और यहाँ पर इनके साथ बड़े स्तर पे क्या हुआ कि इनके साथ हिंसा की घटनाएं हुई। और ये जो हिंसा की घटनाएं हैं वर्ष 2012 में बड़े स्तर पे हुई और 2017 में यहाँ पर बड़े स्तर पे नरसंहार हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो समुदाय थे यानी कि जो रोहिंग्याज थे वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए विश्व के अलग अलग देशों में क्या हुए, स्थानांतरित हुए। उन्हीं में से क्या है कि बहुत सारे भारत में आए, बहुत सारे इंडोनेशिया गए, बांग्लादेश गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, यानी कह सकते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों में ये विस्थापित हुए। और इसमें एक कुछ क्षेत्रीय जो घटनाएं थी, जैसे अगर हम बात करें तो वहाँ पर बर्मा या रखाइन स्टेट में एक बौद्ध महिला के साथ अगर बात करें तो उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और इसी तरह की कई क्षेत्रीय पर्टिकुलर घटनाएं हुई जो कि यहाँ पर आग में घी डालने का काम की। और जिसके बाद क्या है कि यहाँ के जो स्थानीय समुदाय थे वो पूरी तरह से रोहिंग्या के खिलाफ हो गए। और इसमें बड़ा एक बदलाव देखने को मिला जब यहाँ की आर्मी भी क्या हो गई कि इस रोहिंग्याज के खिलाफ हो गई। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर रोहिंग्याज का रहना मुश्किल हो गया। और तब से ये क्या है कि ये घटनाएं चल रही हैं और लगातार यहाँ से जो रोहिंग्याज हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में विस्थापित हो रहे हैं। तो ये पूरी घटना थी कि आखिर रोहिंग्याज क्या है, ये कैसे अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचे और वर्तमान में इनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। तो इससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं थी हमने बात की। अगर इनसे जुड़े कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो जो रोहिंग्याज मुसलमान हैं ये क्या है कि म्यांमार में क्या है, ये माइनॉरिटीज़ के रूप में है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये इनकी अपनी एक भाषा है, अपना एक कल्चर है, इनकी मान्यता भी अन्य वहाँ के जो लोग हैं उनसे अलग है, क्योंकि म्यांमार जो है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले कम्युनिटी का एक पूरा देश है। इस कारण से क्या है कि दोनों के बीच में एक अलगाव देखने को मिलता है। और साथ ही क्या है कि जो रोहिंग्याज हैं इनकी अपनी मान्यता है कि ये अरब से आए हैं और ये अरब से संबंधित क्या है, व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है कि वर्ष 2014 में जब बर्मा ने अपने यहाँ जनगणना की उसमें क्या है कि इस रोहिंग्याज को शामिल नहीं किया। तो ये इनसे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम बात कर लेंगे कि भारत में रोहिंग्याज की स्थिति क्या है। तो अगर एक आंकड़े की बात करें या कह सकते हैं कि यूएन की बात करें तो यूएन कहता है कि भारत में 1000 रजिस्टर्ड रोहिंग्याज रहते हैं। लेकिन अगर भारत के विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े की माने तो वो कहती हैं कि वर्तमान में भारत में 40,000 से भी अधिक रोहिंग्याज वर्तमान में रह रहे हैं। और उसमें भी क्या है कि अगर इनके भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संकेंद्रण की बात करें तो उसमें क्या है कि 5,000 से भी अधिक जनसंख्या रोहिंग्याज की कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी अगर बात करें तो भारत के विभिन्न इलाके हैं जैसे दिल्ली के एनसीआर, हैदराबाद, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मणिपुर में भी बड़ी संख्या में ये रोहिंग्याज रह रहे हैं। अब हम बात कर लेंगे कि भारत में इनसे संबंधित प्रमुख जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो भारत सरकार के अनुसार
कई रोहिंग्याओं ने क्या किया है कि भारत में इलीगल तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इसको हासिल कर लिया है। और इस कारण से क्या हो रहा है कि भारत में जो अवैध प्रवासी हैं उनके देशीकरण से संबंधित समस्याएं बढ़ गई हैं। और इसी के साथ क्या है कि भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी और राजनीति की जो सामाजिक आर्थिक जटिलता है उसके देखते हुए अगर हम बात करें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इनकी पहचान करना ही सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो ये पहला मुद्दा हुआ। अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो भारत की जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, इन्होंने पहले से क्या है कि ये चेतावनी दी है, अलर्ट जारी किया है कि ये जो रोहिंग्याज हैं ये आतंकवादी संगठनों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी कमजोरी, इनकी भावनात्मक जो समझ है या इनकी जो कमजोरी है उसको यूज करके ऐसे जो आतंकवादी संगठन हैं वो भारत के सामने, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, उसकी आंतरिक सुरक्षा के सामने एक प्रमुख चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये दूसरा मुद्दा है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो भारत में जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने क्या है कि इस मुद्दे से संबंधित कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। और बात करें तो इससे संबंधित 2015 में एक शरण विधेयक भी, एक बिल भी पेश किया गया। और इस विधेयक में क्या था कि मूल रूप से ऐसे जो रिफ्यूजी थे उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उनको हल करने की बात की गई। लेकिन अभी तक इस विधेयक पे कोई स्पष्ट स्टैंड सरकार ने नहीं लिया है। तो ये इससे संबंधित कुछ बातें थी। अब हम बात कर लें कि जो ये रोहिंग्याज हैं, या कह सकते हैं कि जो रोहिंग्याज पर संकट है, इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, क्या स्टैंड है। तो देखिए, इसमें दोनों चीजें मिलेगा। भारत जो है एक क्या है, संतुलन बनाकर रखता है। जैसे देखें तो भारत एक तरफ क्या है कि बांग्लादेश को मानवीय सहायता प्रदान करता है, दूसरी तरफ क्या है कि म्यांमार में जो बड़े स्तर पे हिंसा हो रही है उसको समाप्त करने की, और साथ ही क्या है कि जो रखाइन प्रोविंस है इसमें सामान्य स्थिति को बनाने के लिए भारत हमेशा म्यांमार पर दबाव बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि भारत का जो स्टैंड है इसके ठीक उल्टा है। इसमें सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, कानूनी आधारों को ध्यान में रखते हुए भारत का कहना है कि भारत के जो विभिन्न हिस्सों में 40,000 से भी अधिक जो रोहिंग्याज रह रहे हैं ये हमारे सुरक्षा के लिए खतरा है। और इस कारण से भारत का कहना है कि हम इनको अपने देश में रख नहीं सकते। और इसके साथ ही क्या है कि भारत की जो मंशा है इनको निर्वासित करने की है। तो इस तरह से अगर देखें तो भारत का जो स्टैंड है, जहां एक तरफ इनके पक्ष में दिखता है तो वहीं दूसरी तरफ इनके अगेंस्ट भी दिखता है। तो ये भारत का स्टैंड था। अब हम बात कर लें कि इससे संबंधित भारत के कुछ अन्य बातें क्या हैं। जैसे भारत में अगर देखें तो अभी तक कोई रिफ्यूजी से रिलेटेड या जो शरणार्थी हैं उनसे संबंधित कोई स्पष्ट पॉलिसी भारत में अभी तक नहीं है, कोई नीति नहीं बनी है। दूसरी बात करें कि इससे ही संबंधित अगर जो यूएन का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी क्या है कि भारत ने भाग नहीं लिया था। और दूसरी अगर बात करें तो 1967 में इनसे संबंधित जो प्रोटोकॉल है उस पर भी भारत सहमत नहीं है, यानी उससे संबंधित ये उसके पक्ष में नहीं है। तो इस आधार पर अगर देखें तो भारत अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए शरणार्थियों के, उनके मूल धर्म, उनके जाति, उनके राजनीतिक संबंध के आधार पर अलग अलग व्यवहार करता है। जैसे अगर हम बात करें तो तिब्बत से, श्रीलंका से, यहाँ से आए हुए जो शरणार्थी हैं इनको भारत ने कुछ खास शर्तों पे कुछ कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। और इसी के साथ क्या है कि कुछ खास क्षेत्रों में इनके रहने और इनके जो अन्य सुविधाएं हैं उनको भी भारत प्रदान करता है। लेकिन इसी के ठीक उल्टा, जैसे अगर हम बात करें अफगानिस्तान से
या कह सकते हैं कि बांग्लादेश या फिर बर्मा से आए हुए जो रोहिंग्याज हैं, इनके लिए क्या है कि ऐसे शरणार्थियों को इस तरह की सुविधाएं भारत प्रदान नहीं करता है। तो ये भी मुद्दा एक महत्वपूर्ण है। अब सामान्य तौर पे ऐसे रोहिंग्याज से संबंधित प्रमुख चिंताएं कौन सी हो सकती हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनमें सबसे प्रमुख चिंता जताई जाती है कि इसके द्वारा क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल सकता है। अगर हम बात करें तो जो रोहिंग्याज हैं ये लंबे समय तक क्या है विस्थापन के दौर से गुजर रहे हैं और इस कारण से ऐसे लोगों के बीच में निराशा, आबादी जो है उसको अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा है और इस कारण से इनके मन में या इनकी जो सोच है वो क्या है एग्रेसिव हो चुकी है, अलग अलग लोगों के प्रति क्या है कि उल्टे प्रवृत्ति की हो चुकी है और इस आधार पे कहा जाता है कि इनके द्वारा क्या है कि उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है और इसी आधार पे भारत में भी चिंता व्यक्त की गई कि जो आतंकवादी संगठन है इनकी सोच और इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर भारत के सामने उसके राष्ट्रीय सुरक्षा, उसकी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि इनके कारण अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय तनाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई ये बातें थी। अब बात करें कि अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में क्या है कि म्यांमार में चूंकि ये जो स्थिति है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं यानी रोहिंग्याज हैं और जो बहुसंख्यक वहाँ के बौद्ध धर्म को मानने वाले समुदाय हैं, उनके बीच में जो ये बड़े स्तर पे संघर्ष हो रहे हैं, इस कारण से क्या होगा कि म्यांमार में जो लोकतंत्र है उसके लिए क्या है ये एक प्रमुख चुनौती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें तो जो ये रोहिंग्याज संकट है ये इसके कारण क्या होगा कि जो मानवीय गरिमा है, जो न्याय है, जो जवाबदेहिता है, इसके सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विभिन्न देश हैं उनके लिए एक प्रमुख चुनौती है। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रमुख मुद्दे थे। अब अगर देख लें कि डेटा के आधार पे कि ये जो रोहिंग्याज हैं ये विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ रह रहे हैं, तो अगर उनमें संख्या की बात करें तो इनकी सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश में, यानी पहले स्थान पे बांग्लादेश है जहां रोहिंग्या सबसे अधिक जनसंख्या है, दूसरे पे म्यांमार है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे सऊदी अरब है और ऐसे ही क्या है कि अलग अलग देशों में भी ये पहुंच चुके हैं, यानी ये लोग वास कर रहे हैं जिसमें मलेशिया, यूएई, भारत, अमेरिका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख देश हैं। अब बात कर लें कि ये जो संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है यानी UNHCR, इसके बारे में अगर हम संक्षिप्त प्रमुख तथ्यों को जाने जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो पहली बात यह है कि ये जो एजेंसी है ये मूल रूप से क्या कार्य करती है, तो ये एक वैश्विक ऐसा संगठन है जो जीवन बचाने के अधिकारों की रक्षा करना, विभिन्न जो शरणार्थी हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो रह रहे हैं इनसे संबंधित जो प्रमुख समस्याएं हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं उनके समाधान के लिए काम करना और जो जबरन विस्थापित किए जाते हैं उन समुदायों के लिए क्या है कि ये एजेंसी प्रमुख रूप से काम करती है। और जो पहली बार जब ये बनी थी ये 1950 में बनी थी और ये किनके लिए बनी थी कि बड़े स्तर पे जो यूरोपीय लोग थे इनकी मदद करने के लिए इसे बनाया गया था, जो कि क्या था कि अपने घरों को खो चुके थे। और अगर बात करें कि इस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है तो ये स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। तो इससे संबंधित ये कुछ प्रमुख बातें थी। अब बात कर लें कि जो UN है और या जो इसकी एजेंसी UNHCR है ये क्या है कि कुछ डिमांड करती है, क्योंकि इसके सामने अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के जो समुदाय हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे इनकी आर्थिक मदद को लेकर हो, चाहे ऐसी किसी अन्य आयाम को लेकर हो। तो उसमें अगर बात करें तो यूनिसेफ के अनुसार अगर हम बात करें तो 7,20,000 बच्चों को मानवीय आधार पर मदद की सख्त जरूरत है। दूसरी अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र को अगले 6 माह तक क्या है कि राहत कार्य के लिए 28 अरब से भी ज़्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है। और तीसरी बात करें
तो हैजे के लगभग क्या है कि 9 लाख के आसपास क्या है कि टीके की जरूरत यूएन को है। अगर चौथी बात करें तो बांग्लादेश की सेना को 2.5 लाख लोगों के लिए क्या है कि 10,000 से भी ज्यादा शौचालय बनाने की आवश्यकता है। तो ये क्या है कि यूएन से संबंधित जो प्रमुख बातें थी उनकी हमने चर्चा की। और इसी पर अगर एक सामान्य क्वेश्चन या एक आसान से प्रश्न की बात करें तो प्रश्न बन सकता है कि रोहिंग्या जो प्रवासी है ये कहाँ से संबंधित है, और विकल्प आपके सामने है बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस तरह से क्या है कि ये जो आज हमने टॉपिक की चर्चा की इससे संबंधित बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, कई सारे सब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। तो क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रमुख जो भौगोलिक अवस्थितियां हैं उनको ध्यान से रिकॉल करिए, और इनके जो सामान्य मुद्दे हैं, कह सकते हैं जो प्रमुख शरणार्थी हैं या कह सकते हैं जो बड़े समुदाय हैं उनके सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं वे कौन सी हैं उनको आपको जानना है। और दूसरी बात कि भारत के सामने राष्ट्रीय स्तर पे या आंतरिक सुरक्षा के स्तर पे इन रोहिंग्या जैसे जो विभिन्न शरणार्थी समुदाय हैं, चाहे वो श्रीलंका से आए हों, चाहे वो तिब्बत से आए हों या किसी अन्य देश से आए हों, तो उनसे संबंधित कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, यानी राष्ट्र के सामने कौन सी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित या आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याएं होंगी, उनको ध्यान से आपको समझना है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले चर्चा में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।